कि एकलव्य विद्यालय किनके लिए स्थापित किए जाते हैं, तो आदिवासी छात्रों के लिए स्थापित किए जाते हैं। जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ तो जनता ने इस तानाशाही रवैये के उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। भारत में टैक्सेशन सिस्टम का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि कौन सी अवधारणा फॉलो की जाती है, तो सक्सेसिव फॉलो की जाती है, प्रगतिशील। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। लगातार यूपी SSSC वीडियो री एग्जामिनेशन की डेट जैसे जैसे करीब आती जा रही है, एग्ज़ाम 30 ने कई सारे प्लेलिस्ट तैयार कर रखे हैं आपके लिए, जीएस पोर्शन का हो या फिर प्रैक्टिस सेट का हो। प्रैक्टिस सेट में अब तक 8 से 9 वीडियोस की पूरी सीरीज़ आ चुकी है। अगर उस पर आप एक अच्छी कमांड बना लेते हैं तो अमूमन जीएस पोर्शन का लगभग पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पोर्शन आपका क्लियर हो सकता है और वहाँ से आप बेहतर अप्रोच के साथ नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू न सिर्फ हमें ये सिखाता है कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, बल्कि हम ये भी जान पाते हैं कि हमें एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को कैसे डील करना है, कैसे हमें समझना है कि पॉलिटी का कौन सा पोर्शन मेरे लिए बहुत बेहतर है, कौन सा कमज़ोर है, ज्योग्राफी के पोर्शन में कौन सा पोर्शन ऐसा है जहां आप आसानी से क्वेश्चन डील कर ले रहे हैं और कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां अब भी आपके लिए व्यापक रूप से मुश्किलें बनी हुई हैं। इसके साथ ही साथ ये पूरा समग्र रूप से अगर जीएस में होल प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, अगर फुल टेस्ट आप दे रहे हो तो वो सबसे बेहतरीन होता है। फुल टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि फाइनली जो प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ रहे हैं उस रेंज के आसपास आपका प्रैक्टिस सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर एक टाइम जोन में बंद करके आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो यकीनन एग्जाम हॉल में भी वही प्रेशर आप अपने आप को फील करेंगे और लगातार प्रैक्टिस आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज होने नहीं देगी और आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आइए विभिन्न एग्जामिनेशनों के लिए यूनियन बजट 2023-24 का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है जो एमसीक्यू फॉर्म में है। बजट 2023-24 थ्रू एमसीक्यू, ठीक है। एक ही वीडियो में लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बजट 2023-24 कितनी प्राथमिकताओं को अपनाता है, यानी 2023-24 का जो बजट आया उसने अपने साल भर के जो वर्क लेवल है उसका, वो वर्क कैसे करेगा, वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे सरकार इस वर्ष नज़र रखना चाहती है और उसी के इर्द गिर्द रह करके सारे आर्थिक क्रियाकलाप करना चाहती है। बताइए। ऑप्शन ए है 7, फिर है 6, 2 और 1। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 इज द राइट आंसर। कैसे? बजट 2023-24 निम्नलिखित 7 प्राथमिकताओं को अपनाता है, वे एक दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्यरत हैं। इसको सप्तऋषि का नाम दिया गया है बजट भाषण में। प्राथमिकताएं जो हैं, समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना यानी अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय की अवधारणा, बुनियादी ढांचा और निवेश संभावनाओं को उजागर करना, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट और युवा शक्ति तथा फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ऑप्शन ए है 38,000, 50,000, 10,000, 40,000। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज द ए, 38,000। 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो पहला ही एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो गया कि एकलव्य विद्यालय किनके लिए स्थापित किए जाते हैं, तो आदिवासी छात्रों के लिए स्थापित किए जाते हैं। क्या आदिवासी छात्रों के लिए योजनाएं अगर बन रही हैं तो क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है जो आदिवासियों को अलग से प्रोटेक्शन प्रदान करता है? तो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक
ये सभी प्रकार के लोगों को मिला हुआ है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, फिर उसके बाद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न होना, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ये कहीं ना कहीं समानता को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद हैं भारत के संविधान के, जो आदिवासियों को भी प्राप्त हैं। साथ ही साथ आदिवासी यानी जनजातियों के कल्याण के लिए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, आर्टिकल 338 सब क्लॉज ए में। ठीक है, तो ये प्रोविजन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट है, सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? मैट्रिक मिलियन टन। 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कितना करना है, किस वर्ष तक? 5 MMT 2050, 25, 2030, 2040, कब तक है? तो राइट ऑप्शन इज द सी। 2030 तक भारत ने क्या किया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हरित हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे लफ्ज आया, शब्द आया आपके सामने, हरित हाइड्रोजन, यानी हरित के अलावा भी अन्य प्रकार से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता होगा। तो हरित का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किए जाना जिसके द्वारा CO2 का इमिशन कम से कम होता हो या फिर एकदम ना होता हो, तो ये क्या होगा? हरित हाइड्रोजन कहलाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हाल ही में 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई किस योजना में विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग शामिल हैं? बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? PM विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। देखिए, PM विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसकी घोषणा बजट 2023 में की गई थी, में विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग इसमें शामिल होंगे और उनकी उन्नति के लिए, आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाएगा। सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये सभी वित्त मंत्रियों के नाम हैं। फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र सरकार के जो रहे हैं भूतपूर्व, उनके नाम हैं। लेकिन एक व्यक्ति इसमें ऐसा है, प्रश्न में पूछ रहा है, जिसने सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है। वो कौन है? क्या अरुण जेटली हैं, निर्मला सीतारमण हैं, मोरारजी भाई देसाई हैं या फिर मनमोहन सिंह हैं? इसमें से दो लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी भाई देसाई और मनमोहन सिंह। राइट ऑप्शन इज द मोरारजी भाई देसाई। इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाई 1975 के बाद, इंदिरा गांधी की सरकार में जब आपातकाल लगा, उसके बाद जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ तो जनता ने इस तानाशाही रवैये के उखाड़ करके बाहर फेंक दिया, क्योंकि भारत की जनता बहुत तीव्रता के साथ एग्रेसिव होकर के जवाब भी देती है और फिर क्षमाशील भी बन जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को मिलता है इंदिरा गांधी की ड्यूरेशन में, जहां 75 में 77 तक आपातकाल लगाने की वजह से उनकी सरकार चुनाव हार जाती है। जनता दल यूनाइटेड, ये सब मिल करके जो विपक्षी पार्टियां थी चुनाव लड़ती हैं, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर वापस से 1981 के बाद जब चुनाव होते हैं तो यही जनता इंदिरा गांधी को क्षमा कर देती है। सिर्फ एक जगह, एक गांव में इंदिरा गांधी का नदी की धारा के विपरीत अपने आप चल के जाना और उस गांव के लोगों की समस्या सुनने की वजह से इंदिरा गांधी की छवि वापस से भारत में खिल जाती है और वो 1981 में चुनाव जीत करके वापस से प्रधानमंत्री बनती हैं। तो मोरारजी भाई देसाई सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री रहते हुए या फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने क्या किया है? केंद्रीय बजट पेश किया है। अगला प्रश्न यहीं पे है, रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा किस साल बंद हो गई? नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उनके फर्स्ट टर्म में ही 2017 में रेल बजट को
जो अलग से पेश करने की प्रथा थी यूनियन बजट से पूर्व, वो प्रथा समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो 2017 में रेल बजट अलग से पेश करने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब एक ही साथ पेश किया जाता है। कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है, यानी हिंदी भाषा में बजट कब से पूरा तैयार किया जा रहा है? पहले सिर्फ इंग्लिश में ही छापा जाता था। और बजट छापता कौन है, तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग इकोनॉमिक सर्वे भी तैयार करता है और बजट भाषण भी तैयार करता है। ठीक है, तो 1956 से हिंदी में बजट प्रिंट किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत में सर्वप्रथम जो बजट की अवधारणा आई, पहली बार बजट जो पेश किया गया, स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे, स्वतंत्रता से पूर्व समझिएगा, वो कब हुआ? तो वो हुआ था 1860 में सर्वप्रथम भारत में बजट पेश किया गया, सर्वप्रथम। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? यानी भारत का संविधान बजट शब्द को निर्धारित भी नहीं करता, परिभाषित भी नहीं करता और ना ही मेंशन है। तो फिर मेंशन क्या है? भारत के संविधान ने, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये किस अनुच्छेद में डिस्क्राइब किया गया है? क्या 108 में है, 101 में, 115 में, 113 या 112? तो राइट ऑप्शन इज द ई। अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं संसद में, बट करवाता कौन है? तो भारत में मेन लीडर कौन है? नागरिक प्रथम कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कोई भी धन विधेयक जब संसद में आएगा तो पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। और बजट क्या होता है? धन के प्रोविजन होते हैं उसमें। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 और 267, 267 में आकस्मिक निधि होती है जो राष्ट्रपति के अधिकार में है, और 266 ये क्या होता है? संचित निधि होती है जो संसद के अधिकार में होती है। तो इससे कोई भी पैसा निकालने से पूर्व राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है, धन विधेयक लाना पड़ता है। तो आप जब बजट देखिएगा 2 फरवरी की सुबह होगी, न्यूज़ चैनल ऑन करिएगा, आप देखेंगे कि सबसे पहले वित्त मंत्री अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद वो मीडिया के सामने वो बजट की कॉपी तो खोल के नहीं दिखाई जाती, पैक रहता है, सिलमोहर के साथ भारत का चिन्ह लगा होता है, अशोक मार्ग। फिर उसके बाद आप सुनेंगे मीडिया में ये बात कहते हुए कि वित्त मंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर जाता हुआ। अब वो राष्ट्रपति भवन में जाएंगी, वो कहती हैं पैसा चाहिए कुछ। क्या कितना चाहिए? 200-300 रुपये चाहिए। दे दें? तो दे दीजिए। तो फिर उसके बाद वो वित्त मंत्री को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति ने अगर इजाजत दे दी तो वो उसको वापस से संसद में आएंगे, और फिर जैसे 11 बजता है 2 फरवरी का तो बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है और वित्त मंत्री बजट पढ़ने लगते हैं। तो अगर प्रश्न में पूछता है कि बजट संसद में कौन प्रस्तुत कराता है, तो वित्त मंत्रालय पे टिक मत लगाइएगा, वित्त मंत्री पे टिक लगाइएगा, राष्ट्रपति करवाता है। करता है वित्त मंत्री, करवाता राष्ट्रपति है। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है 108। क्या आप जानते हैं 108 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है भारत के संविधान के लिए? 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है, यानी राज्यसभा और लोकसभा किसी मुद्दे पर एक साथ बैठ करके चर्चा कर सकती है और प्रस्ताव विधेयकों को पारित कर सकती है। संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर वो उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी उपस्थित नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, अगला प्रश्न है वित्त वर्ष
2023 में शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, यानी कुल बजट का कितना प्रतिशत एलोकेट किया गया है, अलॉट किया गया है किसके लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए। क्या 3% है, 2.3% है, या 2.9 है, या 3.1 है? तो राइट ऑप्शन इज द सी, 2.9% इस बार शिक्षा के लिए खर्च करने की बात की गई है कुल बजट एलोकेशन का। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्थाओं में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटा करके कितना प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है? क्या 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है? राइट ऑप्शन इज द बी, 25% तक आ जाएगा ये 37% से घट करके, क्योंकि हम जानते हैं टैक्स स्लैब अलग अलग बनता है और प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट इनकम पे टैक्स लगाया जाता है उस पे कुछ अधिभार भी लगाए जाते हैं। अधिभार, अधि मतलब अधिक, भार मतलब वजन, तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स के ऊपर, वो क्या कहलाता है, अधिभार कहलाता है। और ये किसी स्पेशल प्रोविजन के लिए लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स पे लगा दिया गया पर्यावरणीय अधिभार, तो उस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण सेक्टर के लिए ही किया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, शेट्टी, जॉन मथाई, लियाकत अली खान। स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के थे जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के थे। और गणतंत्र भारत के थे शनमुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत यानी आफ्टर 1950, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 के तहत कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 150, 157, 160, 167? कौन सा है? तो 157 कॉलेजेस की स्थापना करने की बात की गई है नर्सिंग की, ठीक है। किस योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो गोबर गैस प्लांट की तरह वेस्ट टू वेल्थ कहा जाता है कि एक खराब चीज से बेहतर चीज बनाया जाना वेस्ट टू वेल्थ कहलाता है। ये गोबर गैस योजना जो चलाई जा रही थी उसी के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ बनाए जाने की बात की गई है। अगला 3 स्टेटमेंट है और सही पूछा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बात की गई है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए बात की गई है। अगले 3 वर्ष के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 प्रारंभ करने की बात की गई है। क्या तीनों स्टेटमेंट सही है? जी, राइट ऑप्शन इज द डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही है केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत श्री अन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये श्री अन्न या श्री अन्ना क्या है? बाजरा है, चावल है, दालें हैं, गेहूं है? तो ये मोटे अनाज के लिए किया गया है और मोटे अनाज में बाजरा आता है। पीएम प्रणाम का उपयोग है किस क्षेत्र में? ये पीएम प्रणाम योजना क्या है भाई? रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग से है, जैविक उर्वरकों का प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग या तापीय ऊर्जा का संतुलित उपयोग? तो राइट ऑप्शन इज ए, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने के लिए पीएम प्रणाम योजना चलाने की बात की जा रही है। वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की आय के बीच कितना प्रतिशत आयकर इनकम टैक्स लगेगा? 5, 10, 15, 20? राइट ऑप्शन इज 10। यहां देखिए 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10। यहां देखिए 0 से 3 नील 0, 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर एनुअल इनकम होने पर
30% तक का उस पर कर लगाया जाता है। यानी भारत में टैक्सेशन सिस्टम का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि कौन सी अवधारणा फॉलो की जाती है, तो सक्सेसिव फॉलो की जाती है, प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील फॉलो की जाती है। देखिए पहले 5 है, फिर बढ़ के 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30 हो रहा है। तो प्रगतिशील मानक के आधार पे हमारे वहां टैक्सेशन सिस्टम लगता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एग्जाम 30 का प्रयास शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और आप इसे पसंद भी कर रहे हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए। एग्जाम 30 लगातार आपके लिए काम कर रहा था। वीडियो री एग्जामिनेशन के लास्ट डे पे भी हमारी 1-2 प्रैक्टिस सेट आएगी, वो देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद अब RO से रिलेटेड एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने GS के पोर्शन है उसके सभी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन क्लासेस विथ एनिमेशन और नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है माइंड की, उसके साथ आपको देने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि सिर्फ फैक्ट याद करना उचित नहीं है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट अगर फैक्ट आप याद कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के हॉल तक आप उसे नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए पहले किसी भी विषय में कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, माइंड मैप बनाएं, देन फैक्चुअल नॉलेज को एब्जॉर्ब करें, तब जाकर के आप उसको एग्जामिनेशन हॉल और पेपर में साकार कर पाएंगे। देखते रहे एग्जाम 30। धन्यवाद।